भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, शुभ महाकुंभ, मंगल महाकुंभ, विराट महाकुंभ। सिर्फ ये कह के कि भाई ये हाइपर रिलीजियोसिटी हो गई है और बड़ा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी हो गई है और धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे जाएंगे, फिर कह रहे हैं कि अब 144 साल बाद आया है, अब फिर ये जीवन में आएगा नहीं। माघी स्नान ही था पहले तो, उसके बाद कुंभ का कॉन्सेप्ट आया, फिर अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट आया, महाकुंभ का कॉन्सेप्ट आया। उसके हिसाब से ये पूर्ण महाकुंभ कहा गया। मेरा ये कहना है कि जब सवाल आस्था का है तो उसे विज्ञान से, गणित से आप लेजिटिमेसी क्यों ले रहे हैं? यह देश जो है, कई बार हम देखते हैं, महसूस करते हैं, भेड़िया धसान एक शब्द है हम। जी जी जी। कि आगे लोग चले जा रहे हैं, पीछे से आप भी चले जा रहे हैं, दाएं बाएं कुछ रास्ता तो मालूम नहीं है। ये दरअसल एक खास तरह की एनर्जी है जो कुछ तो पैदा की गई है, कुछ मतलब उसके लिए माहौल बनाया गया, उसकी सफलता है ये, उसकी कामयाबी है। ये रिसर्च का विषय है कि इस पीढ़ी के का जो आकर्षण है महाकुंभ को लेकर, हाँ, क्या वो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, या श्रद्धा की वजह से, या फिर अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वक्त। इसकी वजह क्या है? क्या वो युवा वहाँ पे रील बनाने गया? क्या उसको लग रहा था कि इतनी बड़ी गैदरिंग है, बड़ा मजा आएगा, वहाँ पे आउटिंग हो जाएगी, घूम के आएंगे, इतने सारे लोग हैं, या आपने महसूस किया कि उसका स्पिरिचुअल पार्ट जागृत हुआ है? योगी सरकार ने इस कुंभ को डिजिटल महाकुंभ करके भी प्रचारित किया। हाँ, यानी सरकार की निगाह में ये बात थी कि वो किस आयु वर्ग को, किस जेंट्री को एड्रेस कर रही है। राइट। वहां 1 लाख से अधिक शौचालय बने हुए हैं। अब शौचालय में जाने के बजाय आप दाएं बाएं चले जाएं तो अब वहां तो पुलिस आपको रोकेगी नहीं। तो आपने बड़ा सही जो है ये विषय उठाया है, और मुझे लगता है हमारा जितना ऑडियंस है, जो भी देख रहा है इसको, खासकर युवा, वो आपकी इस बात में अपना रिलेशन ढूंढ रहा होगा कि वो कहाँ खड़ा है। एक महाकुंभ का जो बड़ा संदेश है, एक तो भेदभाव रहित एक संदेश, दूसरा हॉस्पिटैलिटी। इस कुंभ का जो संदेश है वो मेरी समझ में सनातन धर्म बोलिए, हिंदू धर्म बोलिए, हिंदुत्व बोलिए, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस को और भी एलाबोरेट करता हुआ है। भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, शुभ महाकुंभ, मंगल महाकुंभ, विराट महाकुंभ, ये तमाम विशेषण हैं। ये सारे विशेषण इस्तेमाल किए गए, प्रयोग किए गए प्रयागराज के इस महाकुंभ में, जो बस अब समाप्त होने को है कुछ समय में। और जो तस्वीरें प्रयागराज से आईं, जो वीडियोस वहां से आए, जो पोस्टर्स लगे, जो होर्डिंग्स लगी, उनको देखकर ये सारे विशेषण, ये सारे शब्द बिल्कुल सटीक जान पड़ते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विराट है, दिव्य है, महाकुंभ है। एक सरकार का अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग इसमें स्नान करेंगे, लेकिन अभी समाप्त होने से पहले ही 60 करोड़ लोग लगभग स्नान कर चुके हैं। दुनिया में 125 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है और 60 करोड़ लोग उनमें से इस महाकुंभ में प्रयागराज आकर स्नान कर चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद है। अपने आप में ये बात बहुत विलक्षण हो जाती है। तो ये जो महाकुंभ है, ये जो विराट आयोजन है, इसका संदेश क्या है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के हिंदुओं को, बल्कि पूरी दुनिया के मानव समाज को? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं अगले आधे घंटे, और इसके लिए बहुत खास मेहमान है हमारे साथ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंस्टाफोक, मैं आपके साथ राजेंद्र देव स्वागत करता हूं आपका इस पहले पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। और महाकुंभ का इनका सुखद का अनुभव तो है ही, पिछले अनुभव भी इनके साथ हैं, तो इसमें क्या खास रहा इनसे समझेंगे। हमारे साथ है यमुना भिक्षु जी, जो कि यमुना की स्वच्छता को लेकर अभियान लगातार चला रहे हैं, रविशंकर जी। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार कुमार विनोद जी, जो जी न्यूज़ के लिए बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रमों का निर्माण कर चुके हैं, इस विषय से संबंधित भी। तो सर से भी बात करेंगे हम बहुत सारी, लेकिन शुरुआत जो है रविशंकर जी मैं आपसे करूँगा। चूँकि बात संदेश की हो रही है, और इससे पहले भी चूँकि आप पत्रकार भी हैं, तो इससे पहले भी महाकुंभ आपने देखे,
जी। क्या मूल संदेश आपने महसूस किया इस विराट आयोजन का? देखिए, हम चूंकि यमुना जी के अविरलता और निर्मलता को लेकर एक अलख जगाए हुए हैं दिल्ली में कई वर्षों से, और इसी निमित्त हमको कुंभ में जाने का, महाकुंभ में जाने का अवसर हुआ, क्योंकि यमुनोत्री से यमुना जी निकलती हैं और प्रयागराज तक यमुना जी जाती हैं, तभी वहाँ संगम होता है। तो हम इस उद्देश्य से ही गए थे, लेकिन इस उद्देश्य से लेकर पूरे कुंभ क्षेत्र में भ्रमण किए, तमाम पंडालों पे गए और खुद भी स्नान किए और वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखे। जहाँ तक पिछले अर्धकुंभ और इस महाकुंभ के अंतर को समझना है जी, तो पिछला अर्धकुंभ ये था कि गांव से लोग परंपरागत तरीके से जैसे आते हैं वैसे आते रहे, वहाँ ठहरने का भी इंतजाम ठीक रहता था। इस बार तो चूंकि महाकुंभ था और जितना पूरा यह दिल्ली का यमुना पार इलाका है, उतना बड़े क्षेत्रफल में तो ये कुंभ नगरी बसी हुई है वहाँ पे। तो प्रयागराज स्टेशन पे बहुत साफ सफाई था, और वहां से ई रिक्शा के जरिए हम चर्च लेन, हमारे एक मित्र रहते हैं आनंद भवन के बगल में, वहां अपना बैग झोला रखा जी जी, और हम लोग वहां से ई रिक्शा से ही पहुंच गए। चूंकि हम 19 तारीख को गए, 19 जनवरी को, और 14 से कुंभ की शुरुआत हो गई थी, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से। तो उस समय भी भीड़ थी, लेकिन हम लोगों को जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। कुछ दूर तक पुलिस ने रोक दी ई रिक्शा मेला के अंदर आने से, तो वहां से पैदल आए। और चूंकि हम लोग एक ऊर्जा के साथ गए थे, हमारे साथ 17 लड़के थे, हम लोग भिक्षाटन करने गए थे, तो घूमे। और हाँ, एक चीज है कि अब हर आदमी नोज पर नहाना चाहेगा, इसका मैनेजमेंट थोड़ा हाँ, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये है कि आप जा रहे हैं नोज पे नहाने, तो थोड़ा दाएं बाएं देखिए। जैसे यह देश जो है, कई बार हम देखते हैं, महसूस करते हैं, भेड़िया धसान एक शब्द है हम, जी जी जी, कि आगे लोग चले जा रहे हैं, पीछे से आप भी चले जा रहे हैं, दाएं बाएं कुछ रास्ता तो मालूम नहीं है। तो एक भीड़ जा रही थी लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर, लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, उसी भीड़ में लग गए और पहुंच गए मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर पे। तब पता चला कि तो हनुमान मंदिर आ गए। तो हुआ कि हम तो स्नान किए नहीं हैं हनुमान मंदिर में, तो अभी दर्शन नहीं करेंगे जब तक स्नान नहीं करेंगे। तो फिर डाइवर्ट हुए लोग वहां तक जाने के लिए। हम भी गए, वहां पे भीड़ बहुत थी, तो लग रहा था कि कपड़ा कहाँ रखेंगे, झोला कहाँ रखेंगे, क्योंकि कपड़ा बदलना भी था वहां। लेकिन हम थोड़ा सा धैर्य का परिचय देते हुए कहे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर, ज्यादातर लोगों ने ऐसा धैर्य नहीं दिखाया है, ऐसा हुआ है? हो रहा था। त्रिपाठी साहब, ये देखिए, ये तो वैसे तो एक पक्ष है जो इन्होंने बताया है, लेकिन बात दरअसल संदेश की हो रही थी। इन्होंने व्यवहारिक पक्ष बताया, अपना अनुभव बताया, इसमें संदेश वाली बात क्या थी जो इस महाकुंभ से निकल के आया है? देखिए, मेरी समझ में मेरा जो पुराना अनुभव है, वो थोड़ा जो रविशंकर जी बात कह रहे हैं वहीं से निकलती है जी। लोगों ने पहले भी कुंभ होता था, अर्धकुंभ होता था, हर साल माघ का मेला होता है, और हर साल टेंट लगते हैं और वैसे ही। हर मौनी अमावस्या हाँ, हमेशा महत्वपूर्ण होती है। कैलाश गौतम रेडियो प्रयागराज, मतलब जो तब इलाहाबाद होता था, उसमें कार्यक्रम अधिशासी होते थे, उनकी बहुत मशहूर कविता है अमावस्या का मेला, और उसमें वो पूरे जो जनजीवन का चित्रण करते वो अद्भुत है, लेकिन वो बड़ा सामान्य है, एक रूटीन है, एक खास उम्र होती है, उस उम्र के बाद आदमी को लगता है कि अब उसे जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, धर्म कर्म के कार्य में रत हो जाना चाहिए, संगम में, यमुना में, गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, ठीक। लेकिन इस बार का जो कुंभ है, वो जो मैंने महसूस किया, और मैं तो आप ये कहिए कि कुंभ तक जाकर लौट आया, और उस कुंभ को मैंने बनारस में महसूस किया। इतनी भीड़ आपने बनारस में महसूस की? आपको बता रहा हूं मैं, आप ये समझिए कि मैं जो पहली चीज कहना चाहता हूं, इससे पहले तक जो मैं 2013 तक की बात बता रहा हूं, एक खास उम्र का श्रद्धालु, स्नानार्थी प्रयाग जाता था। आप खास उम्र से मतलब समझ रहे हैं, 50+। हाँ, 50+। हाँ, जो जीवन के दायित्वों से मुक्त हो गया। हाँ, मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है या मुक्त हो रहा है। इस बार
मैंने जो सबसे अधिक चीज महसूस की वो ये थी कि भाई जिनकी शादी को महज 5 साल हुए हैं, 7 साल हुए हैं, अपने युवा अवस्था के चरम पर है। हाँ, वो लोग कुंभ जाने के लिए बेताब हैं। जीन्स क्लैड, हिप, हम जिनको ज़ेंजी कह रहे हैं आज। बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस उम्र में जब भौतिकता आदमी के जहन पर हावी होती है, जी, आज जी, देहात में लोगों को खींच रहा है। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सर। कुछ इसमें एक जो राजशेखर जी ने बात कही कि ये नए युग में ये जो आज के जेनजी जिसको कह रहे हैं, मोबाइल धारी, स्मार्टफोन धारी लोग जो पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, ये बहुत बड़े शोध का विषय है कि ये इस पीढ़ी में, जैसे उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, भेड़िया धसान। भेड़िया धसान ये पीढ़ी समझ भी नहीं रही है, लेकिन उसी का एक हिस्सा बन रही है। आपको बताऊं, महाकुंभ की मैंने पहली तस्वीर, मैं एक बिहार के छोटे से ग्रामीण इलाके से हूँ, तो मैंने अखबारों में फ़ोटो देखी थी। जो पहली नौकरी लगी तो वहाँ पे मैंने महाकुंभ की पहली तस्वीर देखी जब एडिट हो रहा था। मैंने पहली बार उस भीड़ को महसूस किया, वो भव्यता जिसकी बात आपने शुरू में इस पॉडकास्ट से करी थी। पहली बार मैंने एक स्क्रीन पे महसूस किया, देखा कि अच्छा ऐसा होता है महाकुंभ। तब पहली नौकरी मतलब 24-25 साल की उम्र होगी। उसमें ज़्यादातर लोग जिस उम्र की बात हो रही थी वही दिखे थे। जो मेरी पहली जो इम्प्रेशन है, तो आपको लग रहा है कि वो चेंज आया है, जो त्रिपाठी जी अंडरलाइन कर रहे हैं। ये रिसर्च का विषय है कि इस पीढ़ी के का जो आकर्षण है महाकुंभ को लेके, हाँ। क्या वो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, या श्रद्धा की वजह से, या फिर अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात त्रिपाठी जी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इसको भी समझिए, इन्हीं की बात से निकली बात है। आपने इस चीज को गौर किया है, योगी सरकार ने इस कुंभ को डिजिटल महाकुंभ कह के भी प्रचारित किया। हाँ, हाँ, यानी सरकार की निगाह में यह बात थी कि वो किस आयु वर्ग को, किस जेंट्री को एड्रेस कर रही है। राइट। और देखिए, वक्त के साथ बदलाव होंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कब होता था। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि ऐसे ही जब हम बच्चे थे तो एक टेलीविजन था, एक चैनल था, उस पर आधे घंटे का समाचार 8:40 से, बल्कि 20 मिनट, 8:40 से 9 बजे तक आता था। उसमें एक टुकड़ा महाकुंभ का दिखा देते थे, या एक हफ्ता गुजर गया तो उन्होंने कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाया, आपको दिखा दिया। अब तो इतने सारे चैनल हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो सब, जब इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है मीडिया का, तो उसमें चीजें जाएंगी ना। लेकिन सर, मैं इतने आपसे माध्यम स्पेसिफिक मौजूद हैं। जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये कि इसकी वजह क्या है। क्या वो युवा वहाँ पे रील बनाने गया, क्या उसको लग रहा था कि इतनी बड़ी गैदरिंग है, बड़ा मजा आएगा, वहाँ पे आउटिंग हो जाएगी, घूम के आएंगे, इतने सारे लोग हैं, या आपने महसूस किया कि उसका स्पिरिचुअल पार्ट जागृत हुआ है, उसका आध्यात्मिक पक्ष बेहतर हुआ है इस युवा का जो महाकुंभ तक गया है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। मैं दोनों बातों को इसमें शामिल करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि यह जिज्ञासा एक युवा मुख्यमंत्री ने अपनी कोशिशों से, जो कि खुद संत है, भाई योगी हैं, भगवाधारी हैं, एक पीठ के एडमिनिस्ट्रेटर है, शासक तो खैर नहीं कहना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर शासन के मुख्य अच्छे तो हैं, उनकी एक लोकप्रियता है, और उन्होंने अपनी कोशिशों से, और केंद्र सरकार का तो खैर मतलब जो सहयोग है उसको कहना ही क्या है, मतलब ये जिज्ञासा पैदा की गई, ये मेरा मानना है। मतलब ये जिज्ञासा उस युवा के मन में पैदा हुई। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, ये कुछ अद्भुत है। और दूसरी चीज, जो चीज मैं पा रहा हूं, मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी उतने आध्यात्मिक, उतने श्रद्धालु इस उम्र में शायद नहीं हो पाए हैं जितना अभी 25 से 30 का
बहुत आदमी देखिए हो गया। आपने इतनी उसकी महत्वपूर्ण बात कही है। एक यहाँ पे खत्म कर दूं मैं, उसकी एक वजह जो है, आप पूरे ग्लोब में जिस तरह की भौतिकता बढ़ी है, ठीक है, जिस तरह का मतलब कैपिटलिज्म कह लीजिए या आपाधापी कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं। कंज्यूमरिज्म कह लीजिए। और अब तो बात ये हो रही कि भाई आप 24 घंटे काम करें, बिल्कुल हो रही है। हफ्ते में 90 दिन काम करें, हाँ 90 घंटे काम करें, सॉरी, है। तो अब इतने दबावों में जो नौजवान पीढ़ी है उसके ऊपर प्रेशर है, तो वो कहीं तो एक रास्ता, कहीं तो एक प्रकाश की किरण तलाशना चाहती है, वो अपने भीतर एंटर करती है। तो मैं चर्चा करना चाह रहा था, मैं बधाई दूंगा आपको, आपने बड़ा सही जो है ये विषय उठाया है। और मुझे लगता है हमारा जितना ऑडियंस है, जो भी देख रहा है इसको, खासकर युवा, वो आपकी इस बात में अपना रिलेशन ढूंढ रहा होगा कि वो कहाँ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जी आप इसमें एक पंथ दो काज हो गया कि हम गए, स्नान भी किए, कुछ आध्यात्मिक श्रद्धा भाव भी दिखाए, और सोशल मीडिया का जो अभी चर्चा जो क्रेज है, हाँ। ऐसा नहीं है कि यंग केवल सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। हम तो देखे कि 50 साल की उम्र से अधिक लोग नहा रहे हैं, तो जरा किसी को अपरिचित को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं कि भाई थोड़ा मेरा फोटो का वीडियो बनाओ, फोटो खींचो। बिल्कुल। अच्छा, वहां से वीडियो कॉल करके अपने परिचितों को भी दिखा रहे थे कि देखो ये भीड़ है और इस तरह हम नहा रहे हैं। तो यह सोशल मीडिया का बहुत ही एक प्रभाव तो देखने को आप कह रहे हैं दोनों बातें हैं। हाँ, दोनों बातें हैं। लेकिन सर मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूँ। आप तो यमुना भिक्षु हैं। एक वहां IITians बाबा आ गए, पूरी भीड़ वहां पे पहुंची और वह कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। तो उस तरीके के पढ़े लिखे, उससे लोग जोड़ने लगे कि यार एक माला बेचने वाली वो लड़की, हाँ, वो भी वो बाद का इशू है। अभी जो हम IITian बाबा जो आए, तो इससे लगा कि एक पढ़ा लिखा IITian है, देखो नौकरी चाकरी छोड़ के तो ये तो संत हो गए। अच्छा, वो खुले में और एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम हाँ भांग खाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया, शिव का प्रसाद मान के पीते हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। तो इस तरीके से मतलब लोग जुड़े उससे, और पढ़े लिखे लड़के वहां पे, भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद ही एजुकेशन एक हब है इलाहाबाद, अरे पूर्वांचल का, और जो छात्र वहां ठहरा हुआ है डेलीगेसी में, एक कमरे का मकान लेके दारागंज बगल में ही है, उस हर एक कमरे के मकान में 10 उसके रिश्तेदार आके रुके हुए हैं। और कल्पवास एक होता है, कल्पवास, जी, वो लोग वहां पे तो 2 महीना तक कल्पवास करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, दिन भर फलाहार पे पानी पे रहते हैं। हाँ, संगम की रेती पर टेंट लगा के जो है टेंट प्रवास करते हैं। सर, जो अभी बात कर रहे थे इसमें जो क्यूरियोसिटी की बात, जो दोनों लोग की बातचीत से मुझे लोग क्यूरियस हुए, इसका एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन का जब सरकार ने विज्ञापन जारी किया था सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि महाकुंभ हो रहा है, ये उस दौरान किसी भी चैनल पे अभी महाकुंभ को लेके शो नहीं हो रहा था। तो हमने महाकुंभ की काल गणना करके एक शो बनाया, पहले लॉन्च जी न्यूज़ पे। 10:30 का टाइम होता है, जनरली मैच्योर ऑडियंस का टाइम माना जाता है टेलीविजन में। उसमें समझाया गया कि सूर्य, बृहस्पति, कुंभ राशि, मेष राशि, चंद्रमा, इनकी जो खगोलीय गति है, जो स्थिति है, कैसे चेंज होती है। और हमारे ऋषि मनुष्यों ने, जब ये दूरबीन नहीं था, विज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था जो आज का विज्ञान है, विज्ञान था, वेद भी अपने आप में एक विज्ञान है, एक तरह से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। तो उन सब चीज़ों की गणना करके हमने एक 20 मिनट का शो बनाया। सर, वो चैनल एवरेज से उसकी लोकप्रियता ज़्यादा थी। ये हमारे जो वरिष्ठ हैं चैनल में बोला कि यार विनोद जी, ये तो चीज़ें चल रही हैं, अभी कुंभ में तो 2 महीने का समय बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ दिवाली के बाद की, अभी इसमें समय है, 1.5-2 महीने समय है। अच्छा, मैं तो क्यूरियोसिटी का लेवल में बता रहा था कि इस चीज़ को लेके जो वो एक तो तस्वीरें आकर्षित करती हैं, हाँ, इतना दिव्य होता है कि फ्रेम में नहीं हटता है। आपको एक दृश्य दिखाने के लिए कई सारे फ्रेम्स यूज करने पड़ते हैं, कई सारे एंगल्स यूज करने पड़ते, तब जाके पूर्णता तब भी नहीं आता। तो लोग क्यूरियोसिटी वहां से बढ़नी शुरू हुई कि भाई
अब की बार जो कुछ बड़ा होने वाला है, हर कुंभ को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं, ये जी। भावना थी। अभी त्रिपाठी जी इसका जिक्र भी कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ हाँ, मैं ये उसी IITN बाबा से हाँ, जोड़ रहा था। देखिए, कुंभ को लेके जो मेरे मन में तस्वीर बनती है, अपने बचपन से जो भी हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, और फिर धीरे धीरे उसका टेलीविजन पे आना, तस्वीरों का जीवंत हो जाना, ये और बात है। लेकिन कुंभ अपने आप में ना जिज्ञासा ही जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी ही क्यूरियोसिटी है। अटक से लेके कटक तक, कच्छ से लेके कामरूप तक, सारा देश एक कुंभ में, कुंभ का मतलब एक घड़ा भी होता है, बहुत लेयर्ड है इस देश की संस्कृति। कुंभ का एक अर्थ घड़ा भी होता है, निश्चित और उस घड़े में चारों ओर से संस्कृतियों की नदियां आके गिरती हैं। क्या बात है। अब मैं जब कह रहा हूं कि कुंभ जिज्ञासा ही जिज्ञासा है, तो इतने तरह के बाबा लोग, नगा साधु लोग, संत लोग आते थे, और उनको पहले प्रिंट में लिख करके बयान किया जाता था, और प्रिंट का पत्रकार स्टिल तस्वीरें लेता था। तब भी बाबा, पायलट बाबा हो या कोई और बाबा हो, अंग्रेजी बोलने वाले बाबा होते थे। लेकिन ये IITN बाबा का किस्सा इन तमाम अनोखे बाबाओं से भी अनोखा है। निश्चित रूप से ये वहीं आके टिकता है कि कम उम्र के नौजवान जो IT इंडस्ट्री में हाथ पांव मार रहे हैं, और दूसरी तरह की चीजों में, मतलब मैक्सिमम तो वही है, तो वो जो हैं उनका जो अट्रैक्शन इस तरफ है, और वो IITN बाबा इसीलिए और ज्यादा चर्चा में आ गए। उसकी वजह ये भी एक कारण है कि एक, मतलब जो एवरेज एज होती थी कुंभ में जाने वालों की, श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की, वो कम हो गई। उससे हाँ, कम नीचे आ उम्र गई। के लोग, अपेक्षाकृत युवा वहां हाँ, पर पहुंचा, इसीलिए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पहुंचा। अब मैं मूल बात पे आना चाह रहा हूं। हमारे बहुत सारे दर्शक इस सवाल का इंतजार कर रहे होंगे। ये गंदगी की बात आ रही है। आपने कहा भी कि लोग भटक गए, लोगों को नहीं समझ में आया, रास्ता लंबा चले, हनुमान मंदिर वाली बात आप कर रहे थे। ये CPCB की रिपोर्ट आई है, इसको लेकर NGT की बात हो रही है। आपको लगा कि वहाँ पर, चूँकि आप गए भी, रहे भी, जी, वह वातावरण था, वो शुद्धता थी, वो पवित्रता थी जो कि इस विराट आयोजन में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए थी? देखिए, व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत जबरदस्त हुई थी, इसमें तो राय नहीं है। मैं केवल अभी भी कहता हूँ, और बहुत पहले से मेरा इससे कंसर्न रहा है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस का अभाव है। वहाँ 1 लाख से अधिक शौचालय बने हुए हैं। अब शौचालय में जाने के बजाय आप दाएं बाएं चले जाएं, तो अब वहाँ तो पुलिस आपको रोकेगी नहीं। हम देख रहे थे, हम तो आंखों के सामने देखे कि बहुत सारे लोग टेंट के पीछे लघुशंका कर रहे हैं, और जबकि टेंट में ही शौचालय मौजूद है, बने हुए हैं, उनके उपयोग के लिए। पान खा रहे हैं, सड़क पे थूक रहे हैं। अब कहिए कि ये तो गंदगी हो गई। हम दिल्ली की बात एक कर लें, छोटी सी बात, चूंकि हम दिल्ली में बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी से आने वाले लोग साग सब्जी का छिलका, घर का कूड़ा होंडा सिटी में लेकर आते हैं, और शीशा उतार के चोर जैसे सड़क पे फेंक देते हैं। और उसके बाद आम पब्लिक गाली देती है कि सफाई कर्मचारी मेरे गली में नहीं आता है। यह हाल मैं वहां देखा, और मैं बोल रहा था, एक मेरे मित्र ने कहा छोड़िए जाने दीजिए। हम कहे नहीं, बोलिए, टोकना चाहिए। किसी की गलत काम को देखिए तो टोकिए। ऐसा तो है नहीं कि हम टोक देंगे तो पलट के मारना ही शुरू कर देगा मुझे। वहां देख रहा था, एक सज्जन अपना चप्पल धो रहे हैं, गंगा जी में आए हैं तो चप्पल ही धो रहे हैं, दतून कर रहे हैं तो कुल्ला कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, अंडरवियर धो रहे हैं। अरे भाई, गंगा जी में नहाने का एक महात्मा है, आप अपने घर के बाथरूम में नहीं नहा रहे हैं। ये कैसे हो जाता है त्रिपाठी सर? मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूँगा। ये लोग जो कि श्रद्धा भाव से वहाँ पर जा रहे हैं, पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, ये सोचकर जा रहे हैं कि उन्होंने जो पाप किए हैं अपने जीवन में वो धुल जाएंगे। हर तरफ श्रद्धा की बात है, समर्पण की बात है, आस्था की बात है। यही व्यक्ति वहां पर जाके ये कृत्य क्यों करता है? अच्छा, एक चीज और बता रहा बीच में, केवल मैं देखा हूं तो इसलिए बता रहा हूं। कुछ इसकी परसेंटेज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 50% से ऊपर ऐसे ही लोग हैं। यह संख्या कम है, लेकिन यह संख्या भी 10-15% है, साइजेबल है, इसको हाँ, आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, इसको इग्नोर नहीं कर सकते।
क्योंकि होता क्या है ना कि आप कहते हैं कि एक मछली ही तालाब को गंदा कर देती है, तो वो ऐसे ही लोग हैं। और देखा देखी भी हम करते हैं। हमारे गार्जियन ने, हमारे बाबा ने ये बताया था कि सूर्यास्त के बाद कुआं से पानी नहीं निकालना चाहिए, गंगा जी में और नदी में नहीं नहाना चाहिए, वो भी सोई है। यह माना जाता है कि वो सोई हैं। और फिर रात को वृक्ष नहीं, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फूल नहीं तो गंगा जी में भी स्नान करने का ये मतलब होता है कि आप रात को नहीं नहाएंगे, उसमें साबुन नहीं लगाएंगे और देह नहीं मलेंगे उसमें घुस। वाह। उसमें आप डुबकी लगाइए और बाहर, महत्वपूर्ण, और गमछा से बाहर पूछ लीजिए शरीर। आपको बालू उलू से बहुत एलर्जी हो रही है तो घर में जाके शैम्पू से नहा लीजिए, लेकिन उसमें शैम्पू मत लगाइए। अच्छा, इस तरह के जो जागरण वाले जो संदेश देने वाले कुछ ऐसे व्यवस्था थी क्या सरकार की तरफ, जो कि आप वहाँ रहे हैं, कि लोगों को ये इन चीजों के लिए जागरूक किया जाए? नहीं, अनाउंसमेंट हो रहा था, अनाउंसमेंट कुछ जगह पे हो रहा था, लेकिन है ना कि अब आदमी तो मीडिया दसान यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी सर, बिल्कुल नहीं, एकदम जो रविशंकर जी कह रहे हैं इससे इतर कोई बात हो ही नहीं सकती। ये आपकी अब ये कहना चाहिए कि सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, और आप अंदर से इररेस्पॉन्सिबल हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन। बिल्कुल। आप जब वहां पहुंचते हैं तो सब, एक तो आप यात्रा करने के मकसद से निकले, हाँ ठीक है, आप पूरी उत्साह के साथ वहां पहुंच गए। अब उसके बाद आपको हड़बड़ी लगी हुई है कि आप जल्दी जल्दी नहा लें, और ये तो आप उस व्यवस्था को, जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब करना, राइट, उस व्यवस्था को, जो एक व्यवस्था बनी हुई है और उसमें आपका योगदान होना चाहिए। रविशंकर जी एक प्रयास में लगे हैं कि भाई यमुना को स्वच्छ कीजिए। ये लगातार इस बात को कहते हैं कि हम आस्था से इसलिए बार बार जोड़ते हैं इस चीज को कि कुछ तो आप अपने मन में आपके हिचक होगी, लेकिन हम जाते हैं वहां आस्था की डुबकी लगाने, और फिर जब डुबकी लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर अपना सेल्फ रेगुलेशन खत्म। आपने जो होंडा सिटी वाली बात कही थी, वो हमने नोएडा में, मैं तो रहता हूँ, आप भी रहते हैं, यहाँ भी महसूस की हमने कि ऐसे लोग करते हैं। बात हो रही थी कि संदेश क्या दी गया। जैसे पहले के ज़माने में जो मैंने कुछ हवाले ऐसे पढ़े कि हर्षवर्धन अपने काल में आते थे, तो उस टाइम में साधु संतों का ये समाज यहाँ पे इकट्ठा होता था। 12वें साल उन्होंने तो 6 साल पे कुंभ शुरू करवाया था, जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली। पहले 6 साल पे उन्होंने कुंभ करवाना शुरू किया था। तो उस मेले में वो आते थे। उस साल, जिस साल कुंभ होता था, उस साल का पूरा खजाना वो हाथी घोड़ों पे लाद के यहाँ पे ले आते थे और पूरे कुंभ की अवधि में बांटते थे। और आखिरी दिन उनका जब वस्त्र बच जाता था तो वो दान करके अपनी बहन के कपड़े पहन के वो यहाँ से फिर पैदल जाते थे। और पैदल, ये सिर्फ एक कथा हो सकती है किसी की, लेकिन इस कथा के पीछे जो ये बात है कि वहाँ जो धर्म संसद होती थी, साधु संत जो विचार करते थे, वो उस चीज़ को ले जाते थे और अपने राज्य में उसको लागू करते थे। एक जैसा कि मैं क्या बोलूँ, वीर सावरकर की चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि सनातन का महाअधिवेशन है। नहीं, इसमें थोड़ा एक संशोधन है जी। वो सनातन से ज्यादा बड़ा तत्व हिंदुत्व को मानते हैं। अच्छा। तो वो वहां ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति का कुंभ, हमारी संस्कृति का महाअधिवेशन है जो हर 12 साल पे होता है, और छोटा अधिवेशन 6 साल पे होता है। अच्छा, तो हम इसी को जानना चाह रहे थे कि ये भाव जो है, आप चूंकि रहे हैं, तो इस जो शुरू में हमने कहा था संदेश की बात, कि ये कुंभ, क्योंकि हर कुंभ आयोजन जो है ना, पिछले वाले के दिए हुए संदेश के, उससे लिए हुए सबक के आधार पे आयोजन किया जाता है, कहीं भी होता है। तो क्या इस आयोजन में वैसी कुछ बात? देखिए, ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि जिन ढूढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आप जाते हैं तो क्या लेके आते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर होता है। मैं पहले दिन नोच पर नहाया, मैं बताया कि वहाँ भीड़ थी, और जहाँ मैं सेक्टर 5 में ठहरा हुआ था, तो वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ से गंगा जी नज़दीक हैं और दशाश्वमेध घाट कहते हैं,
जो पानी हम लेते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, वैद्यनाथ धाम जाते हैं या शिवरात्रि में जाते हैं, शिवरात्रि में तो बनारस हाँ, गए तो वहाँ एक पंडित जी हमको ये बताया कि वह संगम से पानी नहीं लेते हैं, वह दशाश्वमेध घाट से लेते हैं। यहाँ गंगा जी हैं, संगम नहीं है, गंगा जी हैं, और यहीं से पानी लेके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ भी भीड़ थी, क्योंकि एक दिन आदमी, मान लीजिए जिसको 5 दिन रहना है, वो 5 दिन नहीं जा रहा है नोच पे नहाने, वह एक दिन नहा लिया कि चलो संगम पे नहा लिए, बाकी अन्य घाटों पे भी नहा रहा है। तो हम दूसरे दिन संगम वहाँ गए, दशाश्वमेध घाट, एक वहाँ भी है, बनारस में भी दशाश्वमेध घाट है, वहाँ तो स्थायी। हाँ, प्रयागराज में भी है। तो हम क्या लेके आए, और उसको कम से कम 100 लोगों तक ये मैसेज पहुंचा चुके हैं कि एक नौजवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ को लेके गोद में आया और वो अपनी माँ को नहवा रहा था। अब बहू, अमूमन सास बहू वाली विवाद तो हम लोग सुनते ही हैं, बहू भी नहवा रही थी साथ में। हाँ ठीक है, वो सेल्फी भी ले रहे थे, फेसबुक पर भी डालेंगे, लेकिन हमको ये अच्छा लगा कि देखो यार, ये माँ को अपने गोद में लेके आया है और अपनी माँ को नहवा रहा है। लेकिन त्रिपाठी सर, और दूसरी कहानी एक और उसी के साथ बताएं, उसी घाट पे ये भी हम देखे कि एक बुजुर्ग बाबा, दादा 70-75 साल के थे, वो अपने पोते को लेके नहवा रहे थे और पोते को खिला रहे थे। तो हमको लगा कि ये 2 संदेश मैं अपने पीढ़ियों का संगम, हाँ पीढ़ियों का संगम यह लेके आए। कम से कम 100-200 लोगों को ये कहानी बता चुके हैं कि एक माँ को लेके एक बेटा। मुझे लगता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ होगा, इससे पहले के महाकुंभों में भी बहुत हुआ होगा। मैं यहाँ एक चीज जोड़ूंगा जो मैंने महसूस किया। देखिए, कुछ नई चीजें हुई हैं और इसे सरकार भी अपने तई समझ रही है, देख रही है, और उसकी योजना में शायद ये शामिल भी था, लेकिन इतना रिजल्ट मिलेगा ये शायद उम्मीद नहीं रही होगी। मतलब एक तरफ आपका धर्म है, भाई हमारे यहां तो कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष जी, चतुष्ट। धर्म और अर्थ ये दोनों साथ साथ जुड़ते हैं। अब आप भारत, मतलब सांस्कृतिक संगम देखिए। मैं मुमुक्षु भवन में रुका हुआ था, मतलब हमारा परिवार आयोजन था। मैं पैदल निकला शाम को और मैंने कहा यार जरा टहलते हैं, एक किताबों की दुकान है बड़ी मशहूर, इंडिका, तो वहां जाना था मुझे। मैंने कहा चलते हैं, किताब ले आते हैं, यहाँ घर में क्या। मैं पैदल पैदल चलना शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि यार मेरे अगल बगल से जो लोग गुजर रहे हैं, तो वो जो बनारसी आवाजें हैं ना, बनारस की खास टोन है, उनकी भोजपुरी भी बनारसी बिल्कुल अलग तरह की, बहुत प्यारी है। लेकिन मेरे अगल बगल से जो लोग गुजर रहे हैं, वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और भीड़ पूरा रेला। इसीलिए तो महामेला कहते हैं इसको। हाँ नहीं, और ये सारी भीड़, मतलब वहां मेरे मित्र हैं उमादक, वो कुछ आध्यात्मिक प्राणी हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में बताया कि भाई बनारस में स्थिति ये है कि घर से बाहर पांव निकालने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल सर, वो सारा अयोध्या से मैं स्टोरी नहीं करा पाया। हाँ। स्ट्रिंगर ने बताया कि अयोध्या और चित्रकूट, ये जो पूरा जो सर्किट है, हमने एक स्टोरी असाइन की कि भाई चित्रकूट में एक गुप्त गोदावरी है। अच्छा है। तो गुप्त गोदावरी की कहानी जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो हमारा शो इसी मिजाज के लोग देखते हैं, तो हमने कहा कि जाओ। मतलब सर, वहाँ पहुँचना तो अभी नामुमकिन है। जगह जगह हालांकि लोगों के उसके लिए सुविधा के लिए टेंट लगे हैं, खान पान की व्यवस्था सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन इतनी भीड़ है कि ट्रैफिक जाम है, हम कहीं जा नहीं सकते। यहाँ से 10 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ेगा पैदल। ये हाल है अयोध्या में, ये हाल है। अच्छा, इसे आप ये समझिए कि मेरा मानना है कि ये सिर्फ ये कह के कि भाई ये हाइपर रिलीजियोसिटी हो गई है और बड़ा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी हो गई है, धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दरअसल एक खास तरह की एनर्जी है जो कुछ तो पैदा की गई है, कुछ मतलब उसके लिए माहौल बनाया गया, उसकी सफलता है ये, उसकी कामयाबी है कि लोगों ने मतलब तय किया कि भाई जाना ही जाना है। और आप ये देखिए ना, दुर्घटनाएं होने के बाद भी
कहीं प्रवाह लोगों कम ने नहीं हुआ। आस्था का प्रवाह नहीं ये तो नहीं कम हुआ? बिल्कुल कम नहीं हुआ। मैं उसी में राजशेखर जोड़ता हूँ। राजशेखर की बातों से दो बातें जी जी। हमने पकड़ा है। अभी आपने कहा ना भाषा का संगम भी हुआ है। जैसे खोया पाया का अनाउंसमेंट हो रहा था तो द्विभाषी, किसी ने कहा द्विभाषी नहीं रखे गए हैं। भाई एक पुलिस वाला कितने भाषा का जानकार होगा? उत्तर प्रदेश लोकल पुलिस के कितनी पुलिस बार का जवान वहां बैठा है, तो हर राज्यों से पुलिस ले आके बैठाया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वह आप भूले भटके हैं तो वहां जा रहे हैं, और वहां आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, अपने परिजन को बुलाना चाहते हैं, माइक पकड़ा दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं बांग्ला में, तमिल, हाँ बिल्कुल, और बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे रुका अब हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, आप आ जाइए। भूले भटके तो महाकुंभ की विरासत है। हाँ, विरासत है और- कि अब कहावत है ना, एक कि कुंभ के बिछड़े दूसरे कुंभ में मिले। कुंभ के बिछड़े भाई। हिंदी सिनेमा में तो इसका भरपूर इस्तेमाल हाँ, हुआ। एक तो वो बातें थी। अब इन्होंने कहा कि दुर्घटना के बावजूद लोग जा रहे हैं। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। हमारी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग 25 तारीख को जाना है, 26 को अंतिम महाशिवरात्रि के दिन नहान है, वहां जाना है। ट्रेन उनकी डाइवर्ट हो गई, अब वो प्रयागराज नहीं जा रही है। तो हम एक तरह से ये चाह रहे थे कि ये ना जाए, भीड़ है। तो हमने रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की घटना को याद दिलाया। हम कहे कि बहुत बवाल है, मत जाओ। आपने कोशिश की कि वो ना जाए? हाँ, हम अच्छा। कोशिश किए, इसलिए कोशिश नहीं की कि वो ना जाए। वो घुटने से उनको दिक्कत है, तो मुझे लगा कि लंबी चलेंगी, परेशानी तकलीफ में बढ़ेगी। आएंगी। हम कहे कि रहने तो कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे जाएंगे। अब उनके भाई ने गाड़ी बुक कर लिया कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि अब 144 साल बाद आया है, अब फिर ये जीवन में आएगा नहीं। ये बड़ा जो है ना, अब जिएंगे चाहे मरेंगे हम जाएंगे। इस बात पे बात किए बगैर हम लोग की चर्चा हाँ, अधूरी है। बताइए विनोद जी। 144 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बहुत सारे लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की, कैसे 144 साल। तो मैंने जो महाकुंभ की जो कालगणना का जो ये शो का जिक्र किया मैंने, तो उसमें जो पाया कि हर महाकुंभ जो है 12 साल पे होता है, और 12वें महाकुंभ 12 साल पे महाकुंभ होता है, और 12वें महाकुंभ के बाद पूर्ण महाकुंभ का एक कॉन्सेप्ट जो बाद में आया। पहले तो माघी स्नान ही था पहले तो, उसके बाद कुंभ का कॉन्सेप्ट आया, फिर अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट आया, महाकुंभ का कॉन्सेप्ट आया। पूर्ण महाकुंभ कुछ राशियों की स्थिति जो मैं अभी पिछले बता रहा था, तो उसके हिसाब से ये पूर्ण महाकुंभ कहा गया। लेकिन इसको लेकर विवाद ये हुआ कि भाई अगर हर 12वां महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होता है तो सिर्फ यही क्यों? जी, इस स्थिति को लेके कई लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड भी कर रहे हैं। इसको डिनाई भी किया बहुत सारे संतों ने कि नहीं ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जी एक बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। जरा आप इस साइकिल को देखिए, हमको रेगुलेट करने के लिए मतलब ऊपर वाले की बनाई हुई जो चीज है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम आया जिसे कहा गया धर्म। हाँ, ठीक, अब वो डेवलप होता है तो उसके काउंटर में आता है विज्ञान। तो एक तो ये होगा, आप इसे क्रमिक विकास कह लेंगे, और दूसरी एक चीज है, जब मैं कह रहा हूं कि काउंटर में आया, यानी दो चीजें हैं और विरोधी चीजें हैं। अब यार मेरा ये कहना है कि जब सवाल आस्था का है तो उसे विज्ञान से, गणित से आप लेजिटिमेसी क्यों ले रहे हैं? ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। आप कुछ कहेंगे क्या? क्यों ले रहे हैं? बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं, है। बात सही बात है। अग्री करते हैं आप कि हाँ, इसको एकदम इस पे विज्ञान की जो है ना प्रामाणिकता लेने की जरूरत नहीं है। आस्था है, विज्ञान विज्ञान है। त्रिपाठी जी और- बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये अब वो तो सीधे तौर पे देखिए ना, IITian बाबा वैज्ञानिक ही है ना, वह कोई Space scientist। ज्योतिषाचार्य तो है नहीं वो। एरोस्पेस साइंटिस्ट। हाँ, तो वो वैज्ञानिक ही है ना। तो इस तरीके से, और जो वैज्ञानिक भी है ना, तो वो विज्ञान का टीचर है, लेकिन उसके दिल में अध्यात्म भी है। अरे चंद्रयान वाले प्रोजेक्ट के वो उसके चंद्रयान या सोमनाथ जी इसरो वाले, उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे वो कुंभ में दंडी पताका लेके नहा रहे हैं। अब अगर वो अपनी साइंस के हिसाब से चलेंगे तो वो तमाम उन्हें बुराइयां दिखने लगेंगी।
तमाम बैक्टीरियोफेगस और ये और वो हाँ, और तब तो तमाम- फिर वो सीपीसीबी की नाना रिपोर्ट को ही बंद हो गया। गंभीरता से लेने लगेंगे। लेकिन उनके लिए उनका विज्ञान अपनी जगह है हाँ और उनकी आस्था अपनी जगह है। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने कहा ना कि संस्कृति का प्रश्न है भाई। भाई कबीर कह गए ना कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना। दूसरी बात राजशेखर जी ये बताइए, मतलब- कि हम लोग अमूमन समाज में भेदभाव, छुआछूत सब देख रहे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत तो है ही है। बिल्कुल। वहां किस तरह का कोई रोगग्रस्त व्यक्ति बगल में नहा रहा है, किस जाति और धर्म का बगल में नहा रहा है, हम तो कोई भेदभाव वहां कर ही नहीं पा रहे हैं। ये विशेषता रही है। ये भी तो विशेषता थी। ये विशेषता वहाँ महाकुंभ कोई की मान ये लीजिए- विशेषता भी है और चुनौती भी है, चुनौती। दोनों एक साथ है ये। लेकिन वहां चाहे राजनीति धर्म के जाति के आधार पे आप करते रहिए, हाँ लेकिन वहीं कोई राजनेता नहा रहा है तो उससे पूछिए ना कि 100 मीटर दूर कोई आपसे अछूत व्यक्ति नहा रहा है, कहाँ भाई नहा रहा है। नहीं, राजनेता छोड़िए, मैं कहता हूं मुझे मेरी स्मृति में तो पढ़ने लिखने के अलावा भी, मतलब पढ़ने लिखने में भी कभी ऐसा नहीं आया, और न मैंने कभी सुना कि ये ब्राह्मणों का घाट है, ये वैश्यों का घाट है, ये राजपूतों का घाट है, ये शूद्रों का है, और ये पंचम का है। ये तो यही ये तो कभी हुआ ही नहीं। भाई जो वर्ण व्यवस्था वही तमाम पंडित जी लोग और बाबा लोग बता रहे होंगे, वही बाबा लोग तो वहां नहा रहे थे। हाँ। और वहां बगल में दाएं बाएं कौन नहा रहा था, हम पूछते थे कि क्या कि कौन जाति, सर कौन जो धर्म, तीर्थ किस संस्कृति पुरोहित के? होते हैं, हमने बाबा दादाओं से सुना है, मेरे यहाँ के लोग जाते थे, कल्पवास करते थे। हाँ। 1 महीना पंडित जी के यहाँ रहते थे, और बाबा मेरे बताते थे कि उनके रजिस्टर में मतलब राम के वंशज का भी नाम लिखा हुआ है। वो जो खानदानी, हाँ, मतलब ये बता रहा हूँ कोई गया कि- भी जाए, हाँ, गया जाए, वहाँ भी मिल दान जाता है। करने, तो उसके पूर्वज के बिल्कुल, खसरा खतौनी सब वहाँ लिखा हुआ है। तो ये पंडित जी के यहाँ जाते थे, परिवार की तरह रहते थे। नहीं, आप इस बात को और मैं थोड़ा जी। सजा के बता हाँ, देता हूँ। बिल्कुल, मेरा अनुभव है, नहीं डायरेक्ट मतलब अनुभव है नहीं, नहीं। मेरा तो अनुभव है। हाँ। हम तो एक ऐसे परिवार से भी बिलोंग करते हैं कि जिसका इन चीजों से लेना देना है। तो आप ये सोचिए कि आप जहां भी हैं, कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू नहीं पैदा हो गई है अचानक। धरती पे कोई भी चीज मतलब जिसको अकस्मात नहीं, प्रकट होना, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो पीछे से उसका एक सिलसिला चला है। सीक्वेंसिंग है उसकी पूरी। आप कहते हो होम स्टे, ठीक है, अरे वो पुराना, आज सदियों पुराना होम स्टे है। बिल्कुल ठीक बात। यजमान आएगा, ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस। और आप ये और भी समझ लीजिए, आप पहले बहुत बदलाव आ गए। आज से मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग अभी थोड़ा रेखिया उठान हमारे पूरब में कहते हैं कि मूछें आ रही थी, वो वाला दौर था 25-30 साल पहले। तो हुआ ये कि मैं पहली बार बनारस गया था, और बनारस का जो भाई साहब वो कौन सा मेन स्टेशन को कैंट कहते हैं ना, हाँ, दिल्ली, और एक बनारस कैंट। सिटी। और सिटी एक स्टेशन है, वाराणसी सिटी। वाराणसी सिटी। जंक्शन तो जहाँ। सिटी अब सिटी हुआ है, हाँ, बनारस सिटी पे पंडे ट्रेनों को उसी तरह घेर लेते थे जैसे आजकल स्टेशनों पर कुली एकदम कैप्चर कर लेते हैं डब्बा दर डब्बा। जी जी। लेकिन ये ना समझिए कि जिस पंडे ने उसको कैप्चर कर लिया तो वो आपको घसीट के जबरन ले ना जाए ना, वो जान लेगा आपके कि किस गांव के हैं, हाँ। किस परिवार के हैं, हाँ। तो वो अपना हाँ। क्लाइंट क्लाइंट वो बता देगा कि भाई अच्छा आपके ये पंडा तो व्यवस्था मैंने फलाना। केदारनाथ में भी देखी। वो जान जाते हैं कि आप किस क्षेत्र से आए हैं या क्या है, तो फिर उनके लिए अलग पुरोहित है, और उसकी हर तरफ इलाके आपको- का भाई बंटा हुआ है। वो भी एक पूरा मतलब उसे आप भाई अर्थ नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक कंटिन्यूटी है, एक सिलसिला है। हमने होम स्टे अब शुरू किया है ना, लोग होम स्टे बनाने लगे हैं। पंडा जी लोग तो यही होम स्टे करवाते थे। स्थलों पर सर, और हम जो कुछ दान दक्षिणा देते थे उससे उनका अपना इसका एक चीज और भाई साहब, एक सेकंड, चूंकि उसमें बड़ा रोचक बात है कि मथुरा हम लोग गए थे। एक हम लोग के यहाँ की परंपरा है कि भाई बहनें यमदूतिया के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करते हैं।
तो 20-25 साल पहले हम गए थे। तो अलीगढ़ से जिस तरह से आप कहे ना कि पंडे वहाँ बनारस में, उसी तरीके से हमारे कोच में भी एक पंडा है। गांव पता जान लिए तो वो दूसरे पंडे को वो बता दिए कि कोच नंबर 1 बर्थ नंबर 1 तुम्हारा आदमी बैठा हुआ है। वो आए, अपना देखे, अपना कागज पत्र में पूरा मिलान कर लिए, बाबा दादा का नाम बताए, अपने घर ले गए। हम लोग 5-6 दिन वहां रहे। वो स्टोव, उस समय स्टोव था, सिलेंडर नहीं था, स्टोव बर्तन सब दे दिए थे। तो मतलब पंडित जी से का दाना नहीं खाना था, तो हम लोग अपना सामान लेके खरीद के खाते थे, रहते थे। जाते वक्त कुछ दान दक्षिणा देना था, तो देखिए कुछ लोगों को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप बाहर से आए हैं, खर्चा हो गया होगा तो कुछ पैसा मुझसे लेके चले जाइएगा जी, और मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं होती थी, चले जाइएगा। वो रिलेशन बनाने का सवाल। मतलब हॉस्पिटैलिटी एक महाकुंभ का जो बड़ा संदेश है, एक तो भेदभाव रहित एक संदेश, दूसरा हॉस्पिटैलिटी। मैं इसमें बस इस बात पे मुझे लगता है कि यही सम अप करना चाहिए। देखिए, ये तो हर कुंभ के संदेश हैं। इस कुंभ का जो संदेश है वो मेरी समझ में सनातन धर्म बोलिए, हिंदू धर्म बोलिए, हिंदुत्व बोलिए, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस को और भी एलाबोरेट करता हुआ है। ये सबसे बड़ा मैसेज जो गया और उसको उस ढंग से प्रोजेक्ट किया गया। पहले भी कुंभ होता था, हो जाता था, दुर्घटनाएं भी होती थी, हो जाती थी, खबरें छपती थी, छप जाती थी, चौंकाने वाले बाबा आते थे, उनकी एक तस्वीर छपती थी, उनके बारे में छप जाता था। अब बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन ये जो तस्वीरें गई हैं पूरी दुनिया में ग्लोबल पोजीशनिंग, पूरी दुनिया, बस इस पूरे उसमें जो जिग्सा पजल पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कह लीजिए, ग्लोबल रिलीजियस पॉलिटिक्स का कह लीजिए, उसमें आपने अपनी प्रेजेंस को बड़े दर्ज कराया, महसूस कराया। ग्लोबल पोजीशनिंग, ग्लोबल ब्रांडिंग, ग्लोबल सनातन की ग्लोबल। आप भी मानेंगे इस फिकर? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। देश दुनिया से लोग आए थे, देख भी रहे थे, और नेपाल और भूटान से तो लोग वहाँ कल्पवास कर रहे हैं। अरे भाई, स्नान किया भूटान के राज वो नरेश जो भी। एक चीज जो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इस बार सबसे ज्यादा रिसर्चर्स आए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने अखाड़ों पे, इनकी जीवन शैली पे कई सारे, जैसे वो स्टीव जॉब्स की पत्नी आई, भाई एक इतनी बड़ी दुनिया की सबसे धनाढ्य महिलाओं में से एक हैं, वो आई। ऐसे बहुत सारे आकर्षण थे। और आपको एक दिखाना, और लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। अखाड़ों पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए। अखाड़ों के साधु इस बार संयत भी थे, जो जिनको थोड़ा नागा साधु थोड़े उग्र होते हैं, बात नहीं करते, ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार मैंने देखा कि वो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, नागा साधु भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, अपनी जीवन शैली के बारे में कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आगे इसका जो मैसेज गया, वो इसका रिजल्ट आगे दिखेगा। वो जो ग्लोबल पोजीशनिंग की आप बात कर रहे थे, वो जब रिसर्च पेपर इसके पब्लिश होंगे, जब पूरी दुनिया में पढ़े जाएंगे, और जब ये रिसर्चर्स वहां जाकर अपनी बात कहेंगे, तो ये और बेहतर तरीके से सामने आएगा कि भारत में हुआ क्या है, बिल्कुल, और कैसे हुआ है। आप इस बात को, जैसे ये ऐसा नहीं था, विदेशी पहले भी आते थे, ठीक है। स्टीव जॉब्स की पत्नी आई, स्टीव जॉब्स का आध्यात्मिक रुझान, इंडियन जो पूरा जो भी कह लीजिए कल्चर, वो अपने पति की आखिर उसके रुझान पहले रहे हैं। लेकिन जो विनोद जी ने बात कही कि इस बार अखाड़ों पे ज्यादा रिसर्च हुआ, मेरी पुरानी उसी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही, उस पे जाइए कि ये जिज्ञासा जगाई गई, पैदा की गई। हमने अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेके एक मजबूत की है इस पूरे फ्रेम में। अग्रीड सर, और उसकी वजह से लोगों में जिज्ञासा बढ़ी। हाँ बिल्कुल, और बढ़ेगी तो वो आएंगे तो फिर क्या करेंगे। अब एक आखिरी बात क्या है, इसको थोड़ा और डीप में जाए। एक आखिरी जो हमारा जो सवाल था, मूल सवाल था कि सबक क्या दे गया। हर आयोजन अपने आप में एक सबक दे जाता है अगले आयोजन के लिए। मुझे याद है कि वीर बहादुर सिंह के
वक्त में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी प्रयागराज में, जो 2013 में हुई थी 13 में भी हुई स्टेशन थी, पे, स्टेशन उसको पे। मैं उस तरह से नहीं देखता, वो तो स्टेशन का इशू था, लेकिन दुर्घटना हुई 1954 में एक दुर्घटना हुई थी, पंडित नेहरू 1954 के अलावा भी प्रधानमंत्री। बहुत कुछ हो चुका है, तो बहुत हाँ पानी नहीं बह चुका है। नेहरू की तो वजह नेहरू से सर मैं एक यहाँ पे छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा, सबक की जो बात कर रहा था, नेहरू के टाइम में जब दुर्घटना हुई उसकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इसमें हम वो भी कह रहे थे नहीं एक एक सेकंड खाली मैं सबक की बात कर लेता हूँ, आपके पास आऊंगा मैं। तो सबक ये हुआ कि वीआईपी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। वो इस बार तो नेहरू ने ये संदेश जारी किया और मतलब उस कमेटी ने भी सिफारिश की, उसको लागू किया गया। तो मेरे ख्याल से 1954 के बाद 80 के दशक तक कोई दुर्घटना महाकुंभ में किसी भी तरह की, अरे कोई 80 के दशक के वीर बहादुर सिंह कब मुख्यमंत्री थे? 86 में ही तो। हाँ, वही बोल रहा हूं। हरिद्वार में पूरा कांड हो हाँ, गया, 86 और इसलिए हो गया क्योंकि अब कहते हैं लोग, हमेशा आरोप लगता है कि ये लोग जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा रेजिम है, ज्यादा धार्मिक है, ज्यादा अपने आप का उसको डिमॉन्स्ट्रेट करती है, ज्यादा धर्म पे जोर देती है। वीर बहादुर सिंह पूरी कैबिनेट लेके पहुंच गए हरिद्वार। अब वो जो पांटून पुल, अब तो भर की पैड़ी और क्या क्या बहुत सारा कुछ हो गया, पांटून पुल बनाए जाते हैं, उनमें से 2 या 3 को ब्लॉक कर दिया गया। अब जो बच गए उसमें ओवरलोड आ गया भीड़ का, वो दुर्घटना उन्हीं की वजह से हुई। मैं तो मानूंगा ना, जैसे कि भाई कैबिनेट लेके आप अपनी पूरी नहाने पहुंच गए। तो ये एक चीज सही है कि वीआईपी का जो मूवमेंट है उसको मैनेज करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि उसका एक एलोकेशन, बहुत सारे लोगों आप ने फला तारीख को जाए। अभी मैंने एक रास्ते में आते हुए एक मैसेज देखा, एक कुंभ दर्शन करके एक ग्रुप बनाया हुआ है पत्रकारों ने, यूपी के जो लोग कवर कर रहे हैं इस वक्त कुंभ, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फला जगह के राज्यपाल फला तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आएंगे, इसके 1.5 या 2 घंटे बाद फला का मूवमेंट है। तो ये सबक, ये जो नोज पे दुर्घटना हो गई, इसका सबसे बड़ा संदेश तो पीएम मोदी ने खुद दिया। मौनी अमावस्या के 5 या 6 दिन बाद वो गए थे, 5 फरवरी को शायद, जिस दिन वो दिल्ली में इलेक्शन वोटिंग चल रही थी, उस दिन गए थे। तो वो सीधे संगम नोज पे हेलीकॉप्टर से गए, वहां डुबकी लगाई और वहीं से वापस। तो इस व्यवस्था ने ये, ऐसा मुझे लगा एज ए पत्रकार कि ये तो होना चाहिए था कि वीआईपी मूवमेंट अगर हो रहा है, जैसे अंबानी जी गए अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गए, कोई दुर्घटना हादसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट भीड़ के दिन वो भी गए। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी एक कि जैसे पीएम मोदी गए वैसे बाकी वीआईपी को भी। अच्छा, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा जी, कुछ रेटोरिक्स भी बन गए हैं। वीआईपी मूवमेंट हो गया, इस वजह से भगदड़ हो गई। भाई संगम नोज की घटना जिस दिन हुई उसमें कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। अरे राजशेखर जी, पब्लिक नहीं, 4-5 दिन पहले से लगा, कोई एमपी और एमएलए तक भी मान लेते हैं वीआईपी। वहां से वो, इनके वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। दिक्कत जो लोकल ब्लॉक प्रमुख टाइप लोग हैं, तो वो लोकल दबंग हैं, स्थानीय मठाधीश, स्कॉर्पियो पे हुटर लगाए हैं, होए कर रहे हैं वहां पे आके। हाँ, ये बहुत, तो वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो तरीके से आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, वो नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बिना प्रोटोकॉल वाले जो ब्लॉक प्रमुख बस ये प्रधान लेवल के लोग हैं, वार्ड के पार्षद हैं, हाँ, वो लोकल हैं। उनकी लोकल अपनी दबंगई चाहिए, उनके पास 10 सिफारिशें आती हैं कि इनको नहवाइए, उनको नहवाइए, उनके ऊपर भी बड़ा दबाव ये भी होता है। तो महाकुंभ को समझना, बेसिकली सबक को समझना इतना आसान नहीं है, एनालिसिस का काम है, जैसा राजशेखर ने। सबक तो हर माफ कीजिएगा कथा कलामी के लिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे हर एक आयोजन के बाद अगले आयोजन के लिए कुछ सबक लिए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं बात कहना चाहता था, वो कट गई थी। जब 86 में दुर्घटना हो गई, उसके बाद से एक सिस्टम पूरा बनाया गया था, और विभूति नारायण राय नाम के एक आईपीएस ऑफिसर, हाँ, और उनके साथ एक और अधिकारी का नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री थे। तो एक उन्होंने सिस्टम बनाया पूरा, और वो सिस्टम मतलब कि कैसे, या वीआईपी का कोई चक्कर ही नहीं है, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग रुकेंगे नहीं, कैसे लोग निकलेंगे। अब ये जो पूरा उन्होंने एक चार्ट बनाया कि भाई भीड़ कैसे रेगुलेट होती रहे, कहीं रुके नहीं, जो नहाने वाले नहाएं, निकले, किस रास्ते जाएं।
तो ये वो सबक लिया गया था ना। अब वो एक तो पहली चीज ये थी कि इस बार योगी जी का, जैसा मैंने सुना कि सख्त उनका निर्देश था कि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई जोर जबरदस्ती, किसी तरह का कोई सख्ती ना बरती जाए, उनको प्यार मनुहार से। और पुलिस वाला भी सोचता भाई श्रद्धालु है यार, अब इससे क्या सख्ती करनी है, हम क्यों पाप ले। अब संगम नोद वाली जो घटना है, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया, मित्रों ने मुझे बताया कि लोग रात से ही उसी जगह पे जम के बैठ गए थे। हाँ, बिल्कुल। जब आप बैठ जाओगे तो आप ये समझ लीजिए कि बैठे हुए लोग चलते हुए लोगों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। चलता हुआ आदमी ऐसे दिखता सामने, और बैठा हुआ आदमी नीचे बैठा है, और कब वो कुछ से टकरा के एक गिरेगा, फिर उसके पीछे एक गिरेगा, दूसरा गिरेगा। ये चीजें भी हैं। बिल्कुल। तो अब उनसे सबक लिए जाएंगे और सबक लेते रहना। आपने सही कहा, एक प्रक्रिया है और ये एक इशू था, इससे पहले भी सबक लिए गए, आगे भी लिए जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैसेज की है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को इसी बात पे समाप्त किया जाना चाहिए, और उससे हम सब लोग सहमत हैं कि इससे हिंदुत्व की, सनातन की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल ब्रांडिंग है, वो और बेहतर हुई है। पूरी दुनिया ने सनातन संस्कृति को शायद पहले से बेहतर समझा और जाना है। बिल्कुल। और सनातन का जो संदेश है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश है, वो पूरी दुनिया के लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा है। जी, बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।